माँ आपने मेरा नाम मंगला क्यों रखा? अमंगला रखना चाहिए था। कुछ भी तो मंगल नहीं है मेरी या आपकी जिंदगी में। मंगला अक्सर अपनी माँ से ये सवाल करती और माँ एक दर्द भरी मुस्कान के साथ खामोश हो जाती या प्यार से उसे झिड़की लगाती। धत पगली, ये भी कोई नाम होता है अमंगला? फिर मन ही मन सोचती, सच ही तो कहती है ये। बेचारी ने जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। उनकी शादी के 1 साल बाद ही गोद में ये आ गई। एक तो गरीबी, उस पर बेटी का जन्म। उनके पति बहुत गुस्साए हुए थे उस पर इसमें उसकी गलती कहाँ थी? वो समझ नहीं पाई। फिर भी बेटी को देवी स्वरूप मानकर उसने बड़े प्यार से उसे मंगला नाम दिया। वो सोच रही थी, शायद मंगला नाम रखने से घर में कुछ मंगल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति को जुआ खेलने की लत लगी हुई थी। जो कमाते उसमें से आधे से ज्यादा जुए में उड़ा देते। ऊपर से बेटे की चाहत में 5 साल में 4 बच्चे उसकी गोद में डाल दिए। जब चौथा बच्चा लड़का हुआ तो उसने चैन की सांस ली। कंगाली में आटा गीला वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। वो भी सिलाई का घर चलाने की कोशिश करती। क्योंकि मंगला सभी भाई बहनों में बड़ी थी, इसलिए समझदार थी। वो पढ़ाई के साथ साथ माँ के पास सिलाई और घर के कामों में मदद करती। सभी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। पिता की कमाई तो जुए में उड़ जाती, थोड़ी बहुत घर में काम आती। बाकी माँ की सिलाई की कमाई से मुश्किल से घर का राशन आ पाता। दिन गुजर रहे थे। इस बदहाली में मंगला 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तभी उसकी माँ को किसी ने मंगला के लिए दूर किसी छोटे से गांव में संपन्न परिवार का रिश्ता बताया। माँ ने कहा, लेकिन ये तो अभी बच्ची है। रिश्तेदार ने समझाया, अरे तेरे घर में 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं बच्चे। कम से कम अमीर परिवार में वो सुख से तो रहेगी। अच्छे लोग हैं, एक बार मिल ले। माँ उनकी बातों में आ गई। लगा सही तो है, ये तो खुश रहेगी। बस अच्छा दिन देखकर अपने पति के साथ उनके गांव में उन लोगों से मिलने चली गई। मंगला के मम्मी पापा अपने उस रिश्तेदार के साथ जैसे ही उनके घर पहुंचे, बड़ी सी हवेली देखकर चकित रह गए। मंगला की मम्मी रागिनी, जो भीतर ही भीतर डर रही थीं और शर्मिंदा हो रही थीं कि इतने बड़े लोग उस गरीब के घर रिश्ता क्यों करेंगे। वो एक बड़ा सा संयुक्त परिवार था। सभी उनकी आवभगत में जुट गए। रागिनी जी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने अमीर लोग उनके साथ रिश्ता क्यों करेंगे। कुछ देर बाद लड़के को बुलाया गया। लड़का उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। लड़के की माँ रागिनी जी का चेहरा देखकर उनकी परेशानी भाप गईं। तपाक से बोल पड़ी, बहुत रिश्ते आ रहे थे इसके, लेकिन इसको शादी ही नहीं करनी थी। अब जब शादी की उम्र निकलने लगी तब कहीं राजी हुआ है हमारा विनय शादी करने को। दहेज के हम सख्त खिलाफ हैं। बस समझदार लड़की चाहिए इस घर को संभालने के लिए। आखिर बड़ी बहू होगी इस हवेली की। 2 बेटे हैं, दोनों बहुत समझदार और होशियार। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। आप जब कहें हम शगुन लेकर आ जाएंगे और लड़की भी देख लेंगे आपकी। विनय की माताजी लगातार बोले जा रही थीं। वो ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती थीं। रागिनी जी के मन में द्वंद्व चल रहा था। उनकी अमीरी और लड़के की मंगला से दोगुनी उम्र देखकर हम जयपुर जाकर आपको सोचकर जवाब देते हैं, कहकर उनसे विदा ली। जब तक वहां रहे वो लोग अपने व्यापार और खानदान के गुणगान गाते रहे। रागिनी जी ने रास्ते में लौटते हुए पति की राय पूछी तो उन्होंने कहा, अरे देखा नहीं कितने भले लोग थे, एक बार भी हमें गरीबी का एहसास नहीं करवाया। कितनी मनोहर, सब में प्रेम, और लड़के की उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ। मर्द और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते हैं। सिर्फ ज्यादा नहीं, हमारी मंगला से दोगुना बड़ा है। कहीं हम बच्ची के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। रागिनी जी की बात पर उनके पति राजेश बोले, अरे अन्याय तो हमारे घर में हो रहा है कि बच्चों की जरूरतें हम पूरी नहीं कर पा रहे। मैं भी क्या करूं, ये नशे की लत मुझे छोड़ती ही नहीं। वरना कौन बाप अपने बच्चों को यूं तकलीफ में देखेगा। तू चिंता मत कर और ज्यादा मत सोच। बस उन्हें बुला ले जयपुर मंगला को देखने के लिए। मंगला नाम है हमारी बेटी का, तो सब मंगल ही होगा उसके जीवन में। रागिनी जी ने कुछ और रिश्तेदारों की सलाह ली। किसी ने इस फैसले को सही बताया, किसी ने गलत। वो कसमकस में थीं, तो अपनी समझदार बेटी मंगला से पूछा कि वो क्या करें। मंगला ने अपनी जिंदगी का फैसला माँ के ऊपर छोड़ दिया। वैसे तो मेरी शादी की उम्र नहीं है माँ,
और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन घर के हालातों को भी समझती हूँ, इसलिए आप वही करें जो आपको उचित लगे। रागिनी जी ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा। तभी फोन की घंटी बज गई। उधर से विनय की माताजी बोली, नमस्कार रागिनी जी, क्या सोचा है आपने इस रिश्ते के बारे में? कब आए हम जयपुर अपनी बहू रानी को देखने? रागिनी जी अब उन्हें मना नहीं कर पाईं और अगले सप्ताह में रविवार को आने को कह दिया, ताकि उन्हें तैयारी करने का समय मिल सके। बस ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। मेहमानों के स्वागत के लिए बहुत घबरा रही थी कि वे इतने बड़े घर में रिश्ता करने से कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए, इसलिए सारे घर को काम पर लगा दिया। मंगला ने जब इतने अमीर परिवार के बारे में सुना तो उसके मन में सतरंगी सपने रंग भरने लगे। अब तक सिर्फ तंगहाली में जीवन बीता है, चलो कम से कम अब अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाऊंगी। शनिवार की रात जैसे कोई चैन से नहीं सो पाया था। रविवार को रागिनी जी का पूरा घर विनय के परिवार के स्वागत के लिए तत्पर था। नियत समय पर 2 गाड़ियों में भरकर विनय का पूरा परिवार उनके घर आ गया। उसके दादा दादी, मम्मी पापा, विनय और उसका छोटा भाई विकास, वे लोग शगुन का सामान भी साथ लाए थे। मंगला को देखा और देखते ही अपने पसंद की मोहर लगा दी। उसे अंगूठी, पायल और सेट पहनाकर अपनी बहुरानी बना दिया। रागिनी जी अपनी बेटी के इस नए रूप को देखकर भावुक हो गईं। लगा आज इसका मंगला नाम सार्थक हो गया। मैं तो इसकी कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाई, लेकिन लगता है अब मेरी बेटी जिंदगी में हर सुख देखेगी। सजी हुई मंगला बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। जब विनय की माताजी शोभा जी ने कहा कि गांव जाते ही हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे, तो रागिनी जी बोली, मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही है, इसकी ये पढ़ाई तो पूरी कर लेने दीजिए। तो शोभा जी उत्साह से बोली, अरे इसे परीक्षा देने हम आपके पास भेज देंगे और वहाँ भी इसकी पढ़ाई में बाधा नहीं डालेंगे। बस आप तो शादी की तैयारी कीजिए। और हाँ, दहेज में हमें मंगला बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आप किसी बात की चिंता मत करना। दिन भर रुकने के बाद शाम को वे लोग जयपुर से विदा हो गए। रागिनी जी का परिवार इतने अच्छे घर में रिश्ता करके बहुत खुश था। मंगला भी अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोई हुई थी। मंगला की सगाई और शादी में 1 महीने का अंतराल रहा। रागिनी जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसके 11 साड़ियाँ और कुछ जरूरत का सामान दिया। उसे अपनी सारी तैयारियों में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि विनय एक बार भी मंगला से अलग से नहीं मिला। खैर, तय समय पर मंगला को साथ लेकर व कुछ करीबी रिश्तेदारों को लेकर रागिनी जी का परिवार शादी के लिए विनय के गांव आ गया, क्योंकि अगर बारात बुलाते तो ठहराने का काफी खर्चा हो जाता। शादी का सारा खर्च उन लोगों ने ही उठाया। आखिर खानदानी रईस थे, अपनी शान कैसे कम होने देते। शादी में लोगों का जैसा मेला लगा हुआ था। मंगला दुल्हन के रूप में सजी हुई सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। लोग दोनों की उम्र के अंतर पर कानाफूसी कर रहे थे। विदाई के समय मंगला माँ, पिताजी और भाई बहनों के गले मिलकर खूब रोई। मैं आप सभी से इतना दूर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। रागिनी जी भी अपनी मासूम सी बेटी को अपने से दूर करने में अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थीं। बस उसे यही समझाया, अब 2 परिवारों का मान सम्मान तेरे हाथ में है, उसे कभी कम मत होने देना। वे लोग अपने गांव रवाना हो गए और मंगला ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। इतनी बड़ी हवेली, भरा पूरा परिवार, सब पाकर मंगला खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब समझने लगी। सारी रस्मों रिवाज पूरे होने के बाद उसे कमरे में भेज दिया गया। पूरा कमरा फूलों से सुगंधित और सजा हुआ था। मंगला विस्मय भरी नजरों से पूरे कमरे को निहारने लगी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर वो पलंग पर गठरी सी सिमट कर बैठ गई। कमरे में विनय ने प्रवेश किया तो साथ में शराब की दुर्गंध पूरे कमरे में फैल गई। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया तो मंगला घबरा गई। वो अपने घर में शराब की वजह से पापा की और घर की हालत देख चुकी थी, इसलिए नफरत करती थी शराब से। और इस नई जिंदगी में फिर उसी शराब से सामना हो रहा था। वो नशे में धुत उसके पास आया और बिना कोई बात किए उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। पूरी रात उसे नोचता खसोटता रहा और फिर थक कर सो गया। मंगला दर्द के मारे से सकती रही सुबह होने तक। सुबह कजिन ननद उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और कहा,
भाभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता करके फिर तैयार होकर नीचे आ जाइए। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आएंगी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर उसे छेड़ने लगी। वो चाह कर भी नहीं मुस्कुरा पाई। क्या हुआ भाभी, कोई प्रॉब्लम है क्या? ननद सुलेखा ने स्नेह से पूछा तो वो रो पड़ी। कुछ नहीं दी, आप जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रात भर जगने के कारण सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए चाय पीकर वो नहाने चली गई। स्नान करते वक्त पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वो फिर बहुत देर तक बाथरूम में रोती रही। अपने घर की और मम्मी की याद आ रही थी। काश उनके पास जाकर अपना दर्द बता पाती। बहुत देर रोने के बाद जब मन थोड़ा हल्का हुआ तो वो बाथरूम से बाहर आ गई और तैयार होने लगी। विनय अभी भी खर्राटे ले रहा था। उसे नफरत होने लगी थी ऐसे आदमी से, और उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। मंगला जैसे ही नीचे आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने शर्मा कर सिर झुका दिया। मोहल्ले की बहुत सारी औरतें बैठी हुई थीं। उसकी ननद सुलेखा उसे हाथ पकड़कर आगे बिछी हुई चौकी पर बिठाकर चली गई। सभी औरतें बारी बारी से उसके पास आकर उसका चेहरा देखकर उसे नेक देने लगीं। रुपए, साड़ियां और चांदी की कुछ चीजें थीं। बड़े लोगों की बड़ी बातें वो सोचने लगी। सभी ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की तो उसकी सास शोभा जी फूलकर कुप्पा हो गईं। सभी के जाने के बाद शोभा जी ने उसके नेग में आया सारा सामान और रुपए गिनकर अपने कमरे में रख दिए और हंसते हुए बोली, अरे तुम कहाँ ध्यान रख पाओगी अभी इन सब चीजों का? और वैसे भी शादी में खर्च तो हमारा हुआ है सारा, तो हक भी हमारा ही बनता है रखने का। और हाँ, जो सोने का सेट और जेवर तुम्हारी सगाई और शादी में तुम्हें दिए थे, वो भी अभी सुलेखा के साथ नीचे भेज देना। जब कहीं जाना होगा तो लेकर पहन लेना। उसने चुपचाप सहमति में सर हिलाया और ऊपर चली गई। बिना सारे कमरे को बिखरा हुआ छोड़कर तैयार होकर चला गया था। उसे बहुत गुस्सा आया ये देखकर, पर चुपचाप कमरे को व्यवस्थित करने लगी। अपने सूटकेस में से अपनी माँ की दी साड़ियाँ और सामान अलमारी में जमाने लगी। तो फिर उनकी याद आ गई। वो फिर रोने लगी। यहाँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग पराये थे, यहाँ तक कि जिससे शादी हुई वो पति भी एक बोल प्यार का नहीं बोला मुंह से। सिर्फ भेड़िए की तरह नोचकर चला गया जानवर कहीं का। उसके मुंह से गाली निकल रही थी, पर रोक दिया खुद को। उसने जैसे ही माँ को फोन लगाया तभी सुलेखा कमरे में आ गई। उसने फोन काट दिया। हेलो भाभी, ताई जी जेवर मंगा रहे हैं, दे दीजिए। वो अलमारी से निकालकर जेवर देने लगी। तभी सुलेखा बोली, आपको बुरा लग रहा होगा ना कि आपकी दी हुई चीजें वापस ले रहे हैं, पर ताई जी का स्वभाव ऐसा ही है। एडजस्ट करना सीख लेना, वरना मुश्किल हो जाएगी। तभी नीचे से शोभा जी की आवाज आई, सुलेखा ऊपर जाकर बैठ गई है क्या? चलो चलती हूँ, कहकर वो जेवर लेकर तेजी से नीचे चली गई। मंगला के मन में ढेर सारे सवाल छोड़कर मंगला को यहाँ के लोग बड़े अजीब लग रहे थे स्वभाव से। सास ने सारे जेवर और नकदी ले ली। ससुर का कोई रोल ही नहीं है। पतिदेव कोई बातचीत नहीं करते किसी से भी, उससे भी नहीं। उसका दम घुटने लगा था यहाँ। देवर भी कमी दिखाई देता है घर में। बूढ़ी दादी माँ अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहती हैं। चाचा चाची अच्छे मिलनसार लग रहे हैं, इसलिए उनकी बेटी सुलेखा देवी कितनी अच्छी हैं। पर वो तो 2-4 दिन में अपने ससुराल चली जाएंगी। इससे तो उसका घर कितना अच्छा है, छोटा सा है पर सभी भाई बहन मिलकर रहते हैं। माँ तो जैसे ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता है। यूं तो पापा भी प्यार करते हैं, पर शराब के नशे में होते हैं तो सब पर गुस्सा करते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ कितना संघर्ष करके हमें पाल रही है। उसे फिर माँ की याद आने लगी। किससे कहे कि मुझे कुछ दिनों के लिए माँ के पास भेज दो। सास से अभी तक उसकी कोई बात हुई नहीं है, इसलिए उनसे कहते डर लगता है। और विनय, उसने तो मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा होगा अब तक। सिर्फ अंधेरे में इस देह से मतलब है उसे। सुलेखा दी से बात करती हूँ, वो जरूर मदद करेंगी। उसका कमरे में मन नहीं लग रहा था तो नीचे चली गई। ससुर जी शादी के खर्चे का अपने दोनों बेटों व छोटे भाई के साथ व्यस्त थे। सासू जी शादी में आए तोहफों को व्यवस्थित रूप से रख रही थी। दादी जी चुपचाप चौक में बैठी थी। चाचा चाची जी का अलग हिस्से में मकान था। इस घर के चौक कॉमन था दोनों का। चाची जी अपने घर में थीं। सुलेखा दी भी शायद उनके साथ ही थीं।
उसने सासू जी से काम में मदद करवाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अरे अभी कोई काम नहीं करवाना है, हाथों की मेहंदी तो हल्की पड़ने दो, फिर तो सारी उम्र काम करना ही है। हाँ, कल सुबह एक बार रसोई में आकर कुछ मीठा बना देना, दस्तूर होता है। ठीक है, उसने हाँ में सर हिलाया। अच्छा बताओ क्या बनाओगी, खीर या हलवा? सारा सामान मैं निकाल कर रख दूंगी। शोभा जी के पूछने पर उसने खीर के लिए सहमति जताई और वहां से वापस चौक में दादी जी के पास आ गई। उनकी देखने और सुनने की क्षमता कम थी। उसने चरण स्पर्श किए तो वे बोल पड़ी, कौन मंगला बहू, कैसी हो बेटी? यहाँ मन तो लग रहा है ना? जी हाँ कहते हुए वो उनके पास बैठ गई। दादी जी उसके पास अपनी सेहत की समस्याएं बताने लगीं और पुरानी बातें करने लगीं। वो रुचि लेकर सुनने लगी। फिर सभी ने शाम का खाना खाया और अपने कमरे में चले गए, लेकिन उसे कमरे में जाने के नाम से डर लग रहा था। वो फिर उस काली रात का सामना नहीं करना चाहती थी विनय के साथ, लेकिन किससे कहे अपना डर और दर्द। वो चुपचाप ऊपर चली गई। विनय के कमरे में प्रवेश करते ही मंगला बोली, जी मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाना चाहती हूँ। क्यों? अभी शादी के 2 दिन ही तो हुए हैं और पीहर जाना है। विनय रूखे स्वर में बोला, जी वो माँ की बहुत याद आ रही है इसलिए। और हमें तुम्हारी याद आएगी उसका क्या? कहते हुए वो उस पर टूट पड़ा। मंगला को कुछ और बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो दर्द से तड़पती रही। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर नीचे रसोई में चली गई मीठा बनाने के लिए। शोभा जी उसे इतनी सुबह रसोई में देखकर बहुत खुश हुई। उसने सभी के चरण स्पर्श किए और खीर बनाने लग गई। सारी सामग्री शोभा जी ने उसे निकाल कर दे दी। उसने ईश्वर का स्मरण किया और खीर बनाने लगी। खीर जब सभी को परोसी गई तो सभी ने दिल खोलकर तारीफ की। उसे नेक भी मिले पहली रसोई बनाने की। शोभा जी खुश थीं। इतनी होशियार बहू पाकर उसने भी सही मौका पाकर शोभा जी से कुछ दिनों के लिए पीहर जाने की इजाज़त मांग ली और उसे शाम की बस से फल और मिठाई के साथ जयपुर भेज दिया गया। जैसे ही बस रवाना हुई उसे लगा जैसे वो किसी कैद से छूट रही हो। बाहर खिड़की से छूटते इस गांव को देखकर खुश हो रही थी। रात को 10 बजे अपने शहर पहुंच गई। पापा उसका इंतजार कर रहे थे। फोन पर रवाना होते ही सूचना दे दी गई थी, इसलिए वो पापा को देखते ही लिपट गई उनसे। उनके साथ बाइक पर बैठकर घर पहुंच गई। दरवाजे पर पूरा परिवार उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा हुआ था। सबको देखकर वो खुशी से रो पड़ी। ससुराल की मिठाई सबको अपने हाथ से खिलाई। दिन भर की थकान थी, फिर भी अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ गई। छोटे भाई बहन बोले, दी आपकी स्कूल नहीं है, पर हमें तो स्कूल जाना है, प्लीज सो जाओ और सोने दो। वो भी थकी हुई थी इसलिए सो गई और सुबह देर तक सोती रही। सुबह उठी तो घर में उसके और माँ के अलावा कोई भी नहीं था। भाई बहन स्कूल चले गए थे और पापा काम पर, माँ घर के कामों में व्यस्त थी। उसने उठते ही घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। अरे मम्मी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर से सोती रही। उसके ऐसे कहते ही रागिनी जी बोली, क्या काम करवाना था मुझे तुझसे जो उठाती? इतने दिनों की थकान थी तो सो गई, कोई बात नहीं, तू ब्रश कर ले, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। आप अपनी भी बनाना, दोनों साथ बैठकर पियेंगे। माँ हाँ कहकर चाय बनाने लगी और वो फ्रेश होकर ब्रश करने लगी। चाय पीते हुए माँ बोली, एक बार अपने ससुराल फोन लगाकर बात कर लेना। वो ससुराल का नाम सुनते ही मुरझा गई। माँ ने कारण पूछा तो वो रोने लगी। उसके रोते ही माँ चिंता में पड़ गई कि ऐसा क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी माँ, मंगला रोते हुए बोली। दम घुटता है वहाँ मेरा, कोई बात करने वाला नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है बात करने वाला वहाँ? भरा पूरा तो परिवार है, और क्या चाहिए? माँ के पूछने पर उसने वहाँ की सारी राम कहानी सुना दी। विनय के स्वभाव के बारे में भी बता दिया। रागिनी जी भीतर से द्रवित हो गईं। फूल से मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया, लेकिन उसे समझाने लगी, नई जगह में एडजस्ट होने में टाइम लगता है बेटा, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तू तो मेरी समझदार बेटी है, जल्दी ही सबका दिल जीत लेगी, मेरा विश्वास है। अभी नई नई है ना वहाँ पर, इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे सब अपने लगने लगेंगे और फिर अब तो वही तेरा घर है बेटा, वहीं रहना है। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए वो घर और उस घर के लोग, मैं यहीं खुश हूँ आप सभी के साथ।
मंगला ने फिर जिद की। देख बेटी, भले घर की बेटियां पीहर आकर नहीं बैठती हमेशा के लिए, समाज में बदनामी होती है। और फिर ऐसा हुआ तो तेरे छोटी बहनों की शादियां कैसे होंगी? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अभी 4 दिन आराम से रह फिर चली जाना। माँ के स्पष्ट वचनों से मंगला का दिल टूट गया। एक आस थी, वो भी खत्म हो गई। वो खामोश हो गई। माँ घर के कामों में लग गई। मंगला ने भीतर ही भीतर एक फैसला कर लिया और अपने ससुराल फोन लगाकर कहा कि मुझे लेने के लिए विनय जी को भेज दीजिए, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। शोभा जी तो खुशी से फूल गईं। ठीक है, कल ही भेजती हूँ उसे लेने के लिए। कुछ देर बाद उसने माँ को कहा, माँ ये कल मुझे लेने आ रहे हैं, वहाँ किसी का मन नहीं लग रहा मेरे बिना, इसलिए अभी फोन आया था। उसके झूठ को माँ पकड़ ही नहीं पाई। खुश हो गई रागिनी जी कि मेरी बेटी को इतना मान और स्नेह देते हैं सब। मैंने कहा था ना बेटी कि वो भले लोग हैं, तुझे खुश रखेंगे। तू बेकार की बातें लेकर बैठी थी। रागिनी जी के ऐसा कहने पर वो झूठ मूठ मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ दिन तो रहती बेटी, अभी तो मन नहीं भरा और लेने आ रहे हैं। पर क्या करें, तू उनकी अमानत है, अधिकार है उनका, जब चाहे ले जाएं। मैं तेरे पापा से फ़ोन कर फल और मिठाई मंगवा देती हूँ तेरे साथ भेजने के लिए। माँ तैयारी में लग गई उसे भेजने की और वो बेमन से खुद को मनाने लगी वहाँ रहने के लिए। शाम को जब पापा और भाई बहनों को पता चला कि वो कल ही जा रही है तो उससे रुकने की बहुत जिद की, पर वो और आने का कहकर उन्हें मना लिया। उसकी तो पैकिंग अभी पूरी खुली ही नहीं थी तो क्या पैकिंग करती। अगले दिन विनय की जगह उसका देवर विकास लेने आया था उसे। उसने बताया कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं लेने आए। मंगला के मम्मी पापा ने उसे फल मिठाई और कुछ रुपए तथा देवर को भी नेक देकर विदा किया। सभी की आंखें नम थीं। वो चुपचाप कार में विकास के साथ रवाना हो गई। मंगला कार में उदास और चुपचाप बैठी थी। विकास ने देखा कि भाभी उदास हैं तो बात शुरू की, मायका छूटता है तो बहुत दुख होता है ना। मंगला ने हाँ में सर हिला दिया क्योंकि गला भर रहा था दर्द से, इसलिए आवाज नहीं निकल रही थी। फिर कुछ दिन और रुक जाते पीहर, 2 दिन में रवाना हो गए आप तो। भैया के बिना मन नहीं लगता क्या? विकास की बातें सुनकर मंगला के होठों पर फीकी सी हंसी आ गई। तुम्हारे भैया को तो टाइम ही नहीं है अपनी पत्नी को लेने आने का। और पीहर तो ऐसी जगह है जहाँ कितना भी रह लो मन नहीं भरता। और फिर मेरा असली घर तो वही है जहाँ जा रही हूँ, तो फिर आज जाऊँ या कल क्या फर्क पड़ता है। ठीक कह रही हूँ ना मैं विकास भैया? विकास भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान था। इतनी छोटी उम्र में कितनी समझदार हैं भाभी। भाभी वो भैया सरदर्द की वजह से नहीं आए, वरना जरूर आते आपको लेने। विकास ने सफाई दी। फिर दोनों देवर भाभी पूरे रास्ते बातें करते रहे, अपने अपने दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में, शौक और भी ढेर सारी बातें। पूरा रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। मंगला का मूड भी ठीक हो गया था। आज एक नया भाई जो मिल गया था इस घर में। शोभा जी उसके इतनी जल्दी आने से बड़ी खुश हुई। चलो बहू को पीहर का ज्यादा मोह नहीं है, सभी उसके आने से खुश थे। वो शोभा जी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। अपने मायके से लाए हुए फल और मिठाइयाँ उसने जैसे ही निकाल कर रखी, शोभा जी बोली, अरे उनका इतना खर्चा क्यों करवाया? यहाँ कोई कमी थोड़ी ही है इन चीजों की, और उनके लिए मुश्किल है ये सब करना। मंगला को ये बात बुरी लगी पर चुप रही। विनय के लिए भेजा हुआ शर्ट बताया तो सभी के सामने विनय तपाक से बोला, मुझे नहीं पसंद ऐसे शर्ट, ले जाना वापस। सभी के सामने इस तरह बेइज्जती से मंगला रुआंसी हो गई। विकास भाभी के दुख को भांप गया, इसलिए बोला, मुझे दे दीजिए भाभी ये शर्ट, मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी आपको लेने मैं आया था तो इस पर मेरा हक बनता है ना माँ? सभी हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। तभी चाची जी ने घोषणा की कि शाम का खाना नई बहू के आने की खुशी में हमारे यहाँ है सबका। मंगला उनके पास काम में मदद करने चली गई। चाची जी, सुलेखा दी कब गई ससुराल? बेटा वो कल ही गई है, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जी मुझे भी उनकी याद आ रही है। और वो काम में जुट गई। चाची को उसका स्वभाव अच्छा लगा और उसे चुपके से 1100 रुपये थमा दिए। उसने मना किया तो बोला, इसके बारे में किसी को बताना मत।
उसके बाद सभी ने साथ साथ खाना खाया। चाची जी ने सबके सामने उसे एक साड़ी दी। कुछ देर बातों के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। विनय के कमरे में आते ही मंगला ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। मंगला ने बात शुरू की, आप मेरे साथ बात क्यों नहीं करते? मैं पसंद नहीं हूँ क्या आपको? विनय फिर रूखे स्वर में बोला, क्या बात करूँ तुमसे? बात करने को है ही क्या हमारे बीच? पत्नी हो मेरी तो पति वाला रिश्ता निभा रहा हूँ बस। रहने को घर, 2 वक्त की रोटी और कपड़े सब तो मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए? मंगला धीरे से बोली, आपका प्यार चाहिए, 2 मीठे बोल चाहिए आपसे, एक दोस्त चाहिए आप में मुझे, जो इस अनजान घर में सिर्फ मेरा हो। इन सब बातों की उम्मीद मुझसे मत करना, समझी? और वो मुंह फेर कर सो गया। मंगला भी रोते हुए सो गई। उसके रोने की आवाज सुनकर वो फिर चिल्ला दिया, ये फालतू के नाटक मेरे पास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लेना। वो डर के मारे चुपचाप सो गई। मंगला धीरे धीरे इस घर के हिसाब से ढलने लगी। बहुत जल्दी उसने नोटिस किया कि बिना घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं करता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके स्वभाव से उसने सासू माँ से इस बारे में पूछा तो वो गुस्से में बोली, कौन बात करे भला उससे? 2 कौड़ी का स्वभाव है उसका। बात करने की कोशिश करो तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुझसे बात करता होगा, तू ही पूछना उससे। जी मुझसे भी बात नहीं करते हैं क्या? तुम दोनों में अभी तक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना? शोभा जी ने आश्चर्य से बोला, जी सिर्फ उसे शारीरिक रिश्ते के अलावा कोई मतलब नहीं है उन्हें मुझसे। मंगला ने हिम्मत करके कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुम धीरज रखना। इतना कहकर उन्होंने बात बदल दी। शोभा जी उससे घर का खूब काम करवाती, नौकरानी की तरह। खाने को सबसे बाद में बचा खुचा देती थीं। बात बात में उसे महसूस करवाती कि वो एक गरीब घर की बेटी है। वो बहुत रोती, लेकिन किससे कहती। कभी कभी मौका देखकर चाची जी के साथ अपना मन हल्का कर लेती। शोभा जी को यदि पता चलता तो दोनों को खूब खरी खोटी सुनाती, इसलिए दोनों मौका देखकर ही मिलती। चाची जी उसे अपनी बेटी जैसे स्नेह करती थी, उसे उसके पसंद की चीजें खिलाती। एक दिन उसने चाची जी से विनय के ऐसे स्वभाव के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने बताने में आनाकानी की, फिर कसम दी कि वो किसी को नहीं बताएगी कि मैंने बताया है, वरना घर में महाभारत हो जाएगी। मंगला ने वादा किया कि वो नहीं बताएगी। तब उन्होंने बताना शुरू किया। पहले विनय का स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं था, हंसमुख मिलनसार था। फिर अचानक इतना कैसे बदल गए? मंगला उत्सुकता बस बोल पड़ी, बता तो रही हूँ, बस तुम अपने दिल पर मत लेना और नॉर्मल रहना। चाची जी की इस तरह बात से मंगला थोड़ा डर गई। ऐसी क्या बात होगी जो चाची जी बताने में इतना हिचक रही हैं? फिर भी उसने वादा किया कि वो नॉर्मल रहेगी और किसी को कुछ नहीं कहेगी। चाची जी ने बात को आगे बढ़ाया। विनय जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनका किसी काजल नाम की लड़की से चक्कर चल गया। दीवाने हो गए थे उसके प्यार में, शादी करना चाहते थे उससे, लेकिन घर में सभी उस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि वो दूसरी जाति की थी और हमारे परिवार की, खानदान की और हवेली की गांव में शान और रुतबा है। अगर वो काजल से शादी करते तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती। बस बहुत झगड़ा किया विनय ने घर में, लेकिन उनकी जिद नहीं चली, क्योंकि शोभा जी ने कसम खा ली कि अगर उस लड़की से शादी करेगा तो वो जहर खा लेंगी। विनय को परिवार की जिद के आगे हारना पड़ा। काजल की भी कहीं और शादी हो गई और वो ये गांव छोड़कर चली गई। बस तब से विनय के मन में सभी के लिए गुस्सा भर गया और घर में सभी से बातचीत बंद कर दी। किसी और से भी शादी करने के लिए मना कर दिया। तभी तो उम्र में इतने बड़े हो गए। ये तो फिर इतने सालों से दादी मनाती रही कि वो मरने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देखना चाहते हैं और उसे गोदी में खिलाने का सुख भोगना चाहते हैं। तब कहीं इतने सालों बाद शादी के लिए राजी हुए विनय बाबू। और आगे की कहानी तो तुम्हें पता है। मंगला सब कुछ सुनकर कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। इतनी बड़ी बात इन लोगों ने मेरे परिवार से छुपाई और हमें धोखा दिया। ये भी नहीं सोचा कि एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। उसे नफरत होने लगी थी सबसे। वो आंसुओं से भरी आंखें लिए तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर खूब रोई।
ऐसे में माँ की याद आई, लेकिन दूसरे ही पल सोचा, क्या फायदा, वो मेरे इस घर को छोड़ने के फैसले से राजी नहीं होंगी तो कहाँ जाऊंगी ये घर छोड़कर। छोटे भाई बहन के भविष्य का सवाल है, और यहाँ भी अगर बिना कहे घर से गई तो लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। खूब बदनामी होगी कि मैं भाग गई, और अगर बताकर जाऊंगी तो ये लोग जाने नहीं देंगे। मैं क्या करूं, हे भगवान, मैं क्या करूं। वो बहुत देर तक रोती रही। कोई चुप कराने वाला भी तो नहीं था। शाम को नीचे भी नहीं गई, न अपने कमरे से बाहर निकली। देवर विकास बुलाने आया तो कह दिया सिर दर्द हो रहा है इसलिए खाना नहीं खाएगी। शोभा जी ने विकास के साथ उसके लिए चाय और नाश्ता भेज दिया। इधर उसे नीचे आया ना देखकर चाची जी टेंशन में आ गईं कि मैंने बताकर सही किया या गलत, कहीं घर में कोई भूचाल ना आ जाए। हे भगवान, रक्षा करना। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। मंगला को रोते रोते विनय के कमरे में आने से पहले ही नींद आ गई। वो भी चुपचाप आकर सो गया। सुबह उठी तो मंगला का सर अभी भी दर्द से फटा जा रहा था। बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ा बुखार भी महसूस हो रहा था। वो वापस लेट गई। विनय ने जब उसे लेटे देखा तो पूछा कि आज नीचे नहीं जाना है काम करने। उसने अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो बिना कुछ बोले तैयार होकर चला गया। उसकी ऐसी हालत में भी उसे तरस नहीं आया। मंगला सोचने लगी, कैसे आएगा तरस जब आज भी अगर दिल में काजल बसी हुई है। नीचे जब शोभा जी को पता चला तो ऊपर आयु से संभालने, अरे तेरा बदन तो भट्टी की तरह तप रहा है, चल जल्दी अस्पताल दिखा देते हैं। उसे लेकर नीचे आई। तब तक विनय ऑफिस जा चुका था। शोभा जी विकास के साथ उसे डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने चेकअप करके खुशखबरी दी कि आप दादी बनने वाली हैं। इनको कमजोरी है, आप खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, बाकी मैं बुखार उतरने की दवाई लिख देता हूँ। शोभा जी ने खुशी से डॉक्टर को बधाई दी और उसे लेकर घर आ गईं। अस्पताल से घर पहुंचते ही शोभा जी से पहले विकास ने खुशी से चिल्लाते हुए सभी को बुलाया। सभी जब चौक में इकट्ठा हो गए तो विकास ने सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सारा घर खुशी से झूम गया। दादी जी तो खुशी के मारे रो पड़ी। मंगला का माथा चूमकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बस एक बार मैं उस नन्हे को गोद में खिला लूं, फिर चैन से मरूंगी। ऐसे शुभ समय में ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते दादी माँ, विकास ने कहा। दादी जी ने शोभा जी को आदेश दिया कि अब मंगला का पूरा ध्यान रखा जाए, उसकी पसंद की चीजें उसे खिलाई जाएं, काम भी कम करवाया जाए। शोभा जी ने भी हामी भर दी। चाची जी ने मंगला से कहा, अब हर वक्त खुश रहना बेटी, ताकि बच्चा भी हंसमुख बने। मंगला को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। कहाँ तो कल वो इस घर को छोड़ने की बात सोच रही थी और कहाँ ये सब कुछ हो गया। शादी को अभी कुछ महीने तो हुए हैं, वो खुद अभी 17 साल की है, कैसी ये सब संभालेगी। लेकिन फिर सबको खुश देखकर सबके खुशी में अपनी खुशी समझ मन को मना लिया। सभी हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक विनय आया तो चाची जी ने चहकते हुए कहा, मुंह मीठा कराओ विनय, तुम पापा बनने वाले हो। सभी उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो अपने स्वभाव अनुसार रुखाई से बोला, मैं किस बात का मुंह मीठा करवाऊं। दादी को बहुत शौक था बहू लाने का और पड़पोते का, तो वो खिलाएं। और तेजी से वहां से चला गया। उसके इस व्यवहार से वहां सन्नाटा छा गया। सभी उसे जाते हुए देख रहे थे, पर किसी में रोकने और टोकने की हिम्मत नहीं थी। दादी ने विकास को रुपए देकर मिठाई मंगाई और सभी का मुंह मीठा करवाया। शोभा जी से कहा, रोज बहू की नज़र उतार देना। शोभा जी ने रागिनी जी को फोन लगाकर बधाई दी तो बेबी बहुत खुश हुई। मंगला से बात कर उसे अपना ध्यान रखने को कहा। फोन रखने के बाद वे मन ही मन सोच रही थीं कि चलो दोनों पति पत्नी में रिश्ता सुधर गया। अपने घर में उन्होंने सभी को ये खुशखबरी बांटी। सब बहुत खुश हुए। शाम को शोभा जी ने मंगला की पसंद का खाना बनाया। सभी आराम से खा रहे थे कि बिना फिर थाली को फेंक कर चिल्लाया, अब क्या घर में खाना भी इन महारानी की ही पसंद का खाना पड़ेगा। और उठकर चला गया। ये क्या बदतमीजी है, अन्य देवता का अपमान क्यों कर रहे हो। पिताजी गुस्से में चिल्लाए, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए कमरे में चला गया। शोभा जी की आंखों में भी आंसू आ गए।
कैसा लड़का है, किसी की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं है इसे। घर में इतनी खुशी के माहौल को दुख में बदल देता है ये लड़का। पता नहीं कब सुधरेगा। मंगला विनय का ये रूप चुपचाप बुत सी बनी देख रही थी। वो रात को कमरे में गई तो वो मोबाइल चला रहा था। उसे देखते ही करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मंगला ने डरते हुए भी हिम्मत करके पूछा, सारा परिवार खुश है ये खुशखबरी सुनकर, कि आपको खुशी नहीं है इस बात से? विनय सपाट स्वर में बोला, क्या फर्क पड़ता है किसी को मेरी खुशी और नाखुशी से? तुम खुश हो, सारा परिवार खुश है, बहुत है। आइंदा मुझे इस बारे में कुछ मत पूछना। चुपचाप सो जाओ और मुझे सोने दो। लेकिन आपको मुझसे परेशानी क्या है ये तो बताइए। मंगला फिर बोली, कोई परेशानी नहीं है, दिमाग मत खराब करो समझी। मंगला भी आज जिद पर अड़ी थी। अगर परेशानी नहीं है तो बात क्यों नहीं करते मुझसे, प्यार क्यों नहीं करते मुझसे? मंगला की जिद से वो तिलमिला गया। क्या प्यार प्यार की रट लगा रखी है? क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? नहीं है तुमसे कोई प्यार, और कुछ सुनना है, ये इतना काफ़ी है। अगर प्यार नहीं है तो क्यों की मुझसे शादी? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? जवाब दो। मंगला भी चीखने लगी, क्या बर्बाद हो गई जिंदगी? ऐसे रह रही हो इतनी बड़ी हवेली में, बढ़िया कपड़े और गहने, तरह तरह के व्यंजन। अरे अपने बाप के घर में देखा है ऐसा कुछ? विनय के मुंह से बाप शब्द सुनते ही मंगला भी अपना आपा खो बैठी। कोई भी लड़की पीहर के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मेरे पीहर के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? अरे कहीं शादी नहीं हो रही थी तुम्हारी? तो मैं गरीबी मिली थी फंसाने को, और जब रिश्ते निभाने नहीं आते तो शादी क्यों की? इंसान जानवर को भी अपने साथ रखे तो उससे भी प्यार हो जाता है। पर तुम न जाने किस मिट्टी के बने हो, जो कोई मतलब ही नहीं है अपनी पत्नी से सिवाय इस बिस्तर के। अरे कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? तो बता दो। मंगला के दिमाग से काजल नहीं निकल पा रही थी, इसलिए पूछ लिया। मंगला का वाक्य पूरा होते ही एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा विनय का। इस बात के लिए वो कतई तैयार नहीं थी। उसका कान जैसे सुन्न हो गया। उसके गाल पर विनय की उंगलियां छप गई थीं। वो गिरते गिरते बची, आज के बाद ये बात कहने की सोचना भी मत कि मेरी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं। और बहुत प्रॉब्लम है तुझे इस बिस्तर वाले रिश्ते से, तो चल आज उससे भी आज़ाद करता हूँ तुझे। आज से तेरे साथ मेरा वो रिश्ता भी खत्म, सूरत भी नहीं देखना चाहता तेरी। वैसे भी मैंने दादी की खुशी के लिए शादी और रिश्ता माना था। अब तो उनको देती रहना खुशखबरी, लेकिन मेरे पास आने की जुर्रत मत करना। और उसका हाथ पकड़कर बेदर्दी से उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। विनय ने मंगला को कमरे से बाहर धकेलकर उसके मुंह पर ही दरवाजा इतनी तेजी से बंद किया कि वो डरकर कांपने लगी। इस सारे आघात के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हवेली के इस ऊपर वाले हिस्से में 6 कमरे बने हुए थे। विनय के अलावा विकास और सुलेखा के कमरे भी इन्हीं में से थे। विकास इतनी देर से दोनों की बहस सुन रहा था अपने कमरे में से, क्योंकि आवाजें बहुत तेज थीं दोनों की। लेकिन वो पति पत्नी के मामले में बीच में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। लेकिन जैसे ही भाभी को बाहर धक्का देने का सुना, वो दौड़कर उनके कमरे की तरफ गया। विनय ने उसे अनदेखा कर दरवाजा बंद कर दिया था जोर से। मंगला डर के मारे कांप रही थी। विकास जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो बेहोश होकर गिरने लगी। विकास ने उसे थाम लिया, वरना वह गिर जाती। उसकी ये हालत देखकर उसने पहले विनय को आवाज लगाई, भैया बाहर आओ, देखो भाभी को क्या हो गया। लेकिन वो नहीं आया। तो वो भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर सुलाया और शोभा जी को फ़ोन लगाया, माँ जल्दी ऊपर आइए, भाभी को पता नहीं क्या हो गया। शोभा जी और उनके पति घबराते हुए भागकर ऊपर आए। विकास ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, क्योंकि वे विनय के कमरे की तरफ जा रहे थे। मंगला को बेहोशी की हालत में देखकर दोनों घबरा गए। ये कैसे हुआ बेटा? माँ वो बाद में बताऊंगा, पहले इन्हें होश में लाइए। शोभा जी ने उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर
उसके गाल थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसने आंखें खोल दी। पहले तो थोड़ी देर वो सोचती रही कि वो कहाँ है। विकास समझ गया। आप मेरे कमरे में हैं भाभी। आपके बेहोश होने पर मैंने ही मम्मी पापा को ऊपर बुलाया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शोभा जी ने पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। उसके कान में तेज दर्द हो रहा था। वो अपने गाल और कान पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। माँ ने जैसे ही उसके गाल पर उंगलियों के निशान देखे तो चौंक गईं। ये क्या हुआ? मंगला फिर भी चुप रही। विकास ने उन दोनों के बीच हुए सारे झगड़े को बताया। विकास के मुंह से ये सब सुनते ही अचानक मंगला जोर जोर से रोने लगी। सभी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हिचकियां बांधकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। वो बार बार यही बात दोहराती रही। हाँ ठीक है बेटी, भेज देंगे, पहले चुप तो हो जाओ। विकास के पापा बोले, बहू को थोड़े दिनों के लिए मायके भेज देना, मन बहल जाएगा। उनके ऐसा कहते ही शोभा जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा तो वो चुप हो गए। शोभा जी बोली, इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ तुम यहीं विकास के कमरे में, ये नीचे हमारे पास सो जाएगा। विकास के पापा को विनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहू पर हाथ क्यों उठाया, वो भी ऐसी स्थिति में जब वो पेट से है। विकास के पापा ने विनय के कमरे के पास जाकर उसे खूब आवाज लगाई, पर उसने दरवाजा नहीं खोला, बस अंदर से ही चिल्लाया, आप अपनी बहू का ध्यान रखिए, मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो गुस्से में दंदनाते हुए वापस आए। बड़ा बदतमीज लड़का है, किसी की भी नहीं सुनता है। बड़बड़ाते हुए विकास के पापा जी उसके कमरे के बाहर से लौट आए। क्या करें, इतने बड़े बेटे पर हाथ भी तो नहीं उठा सकते। शोभा जी अभी तक मंगला के पास ही थीं। वो जैसे ही उठकर जाने लगीं, मंगला ने मजबूत स्वर में कहा, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप कह रही हैं सो जाओ। क्या सो पाऊंगी मैं? और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है? अरे तो क्या करें हम? देखा नहीं तूने, अभी तेरे पापा जी जाकर आए हैं ना उससे बात करने, तो दरवाजा नहीं खोल रहा है तो क्या करें? और तुझे भी क्या जरूरत थी उससे झगड़ा करने की? जानती है ना उसका स्वभाव कैसा है, फिर क्यों बात बढ़ाई? शोभा जी गुस्से में बोली, तो आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है, उनकी नहीं? मंगला ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तेरी भी गलती है। अरे हम औरतों को अपने पति के स्वभाव के हिसाब से चलना पड़ता है, तब शादियां टिकती हैं, वरना हर शादी जिद में टूट जाए। रिश्ते निभाने के लिए सहनशील होना पड़ता है। अरे शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं कि जब मर्जी आई तोड़कर पीहर चल दिए। और अब पीहर तेरा घर नहीं, ये है तेरा घर, इसलिए अच्छा बुरा सब सहन करना सीखो और अपनी जुबान जरा कम चलाओ, समझी? और किस पीहर की बात करती हो जहाँ 2 वक्त खाने के लाले पड़ते हैं? अरे तू पीहर जाके बैठ गई तो तेरे छोटे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा, सोचा है तूने? तेरी माँ बेचारी सिलाई कढ़ाई से घर चला रही है और तुझे उन्हें वहां जाकर जीते जी मारना है ना? चुपचाप यहाँ रहो, कहीं नहीं जाना है। और विनय के स्वभाव के हिसाब से ढलने की कोशिश करो, तभी निभा पाओगी। आइंदा ऐसा तमाशा वापस कभी नहीं होना चाहिए, समझी? अब सो जाओ खुद भी और हमें भी सोने दो। आधी रात को दिमाग खराब कर दिया सभी का। अपनी औकात में रहोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। शोभा जी अपना जो गुस्सा विनय पर नहीं निकाल पाई, वो मंगला पर निकाल दिया और दंदनाती हुई नीचे चली गईं। पीछे पीछे विकास, उसके पापा भी। मंगला अकेली रह गई कमरे में भी और जिंदगी में भी। मंगला को समझ नहीं आया उसकी गलती कहाँ है कि अपने दिल की बात अपने पति से कहना गुनाह है। वो रात भर नहीं सो पाई और ना जाने क्या क्या सोचती रही। वैसे मम्मी जी ठीक कह रही थीं, पीहर जाऊंगी तो बोझ बन जाऊंगी उन पर, फिर कहाँ जाऊं? मंगला विचारों के भंवर में पूरी रात गोते लगाती रही। कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। लगा सारी दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। वो आत्महत्या करने की सोचने लगी। कल मौका देखकर घर से निकल जाऊंगी, किसी तालाब में कूद जाऊंगी या रेल के नीचे आकर कट जाऊंगी, फिर सबको शांति मिल जाएगी। उसने जैसे ही मन में ये बात ठानी, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो उसे अपने भीतर पल रहे शिशु का ख्याल आया। अपनी सारी परेशानी में वो उसे भूल गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ
जैसे उसकी आत्महत्या की बात से वो शिशु भीतर तक डर गया था, इसलिए अपने होने का एहसास कराया। सही में उसकी जिंदगी और मौत मंगला के हाथ में थी, और वो क्यों मरना चाहेगा? जिसने अभी ये दुनिया देखी भी नहीं है, वो तो निश्चिंत है कि वो माँ की सुरक्षा में पल रहा है, और उसकी माँ ही उसे अपने साथ मारने की सोच रही है। मंगला ने उसी वक्त मरने का विचार छोड़ दिया। वो जिएगी उस बच्चे के लिए जो उसके भीतर पल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका है। वो इसके सहारे बाकी जिंदगी बिता देगी। उसने अपने पेट पर हाथ फेरकर उसे स्नेह से सहलाया। सॉरी मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे नेक और सच्चा इंसान बनाऊंगी ताकि तू मेरा साथ दे सके। उसके ऐसा कहते ही भीतर शिशु आश्वस्त हो गया जैसे, और उसका पेट दर्द रुक गया। कमरे की खिड़की से भोर का उजाला भीतर प्रवेश कर रहा था, और उसके भीतर भी एक आशा का सूरज उसके निराशा के अंधेरे को समाप्त कर उजाला फैला रहा था। रात बीत चुकी थी। वो विनय के कमरे से निकलने के बाद अपने कमरे में जाकर तैयार होकर नीचे चली गई। शोभा जी अभी भी उससे उखड़ी हुई सी बात कर रही थी, जैसे सारी गलती उसकी हो। वो चुपचाप काम में लग गई। दादी जी उसे टोकने लगीं, अरे हंसती मुस्कुराती रहा कर, ताकि बच्चा भी हंसमुख होगा। लेकिन वो कैसे बताती उन्हें कि खुश रहने की वजह भी तो होनी चाहिए जिंदगी में। वक्त ऐसे ही बीत रहा। वो दिन भर चुपचाप घर के कामकाज करती, और रात को एक ही कमरे में दोनों अजनबी से रहते, एक ही बेड पर एक दूसरे की तरफ पीट करके सोते। विनय अक्सर रात को देर से आता, अपने दोस्तों के साथ ताश और शराब की महफिल जमाकर घर में किसी की कोई बात नहीं सुनता। बेलगाम घोड़े की तरह अपनी मनमानी किए जा रहा था, और सब बर्दाश्त करते, यही सोचते कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बच्चे के मोह से घर में पांव बंध जाएंगे। मंगला के स्वास्थ्य हालात कभी अच्छे कभी बुरे चल रहे थे। उसके महीने भर बाद 10वीं की परीक्षाएं थीं। सोचा महीने भर के लिए पीहर चली जाऊंगी, वहां तैयारी कर परीक्षा दे दूंगी, कुछ आराम भी हो जाएगा। यहाँ तो आराम का नाम ही नहीं है। जब भी दिन में आराम करने की सोचती, शोभा जी कहती, काम किया करो, काम करते रहने से बच्चा आसानी से होगा। वो कैसे कहती, थकान भी होती है। इसलिए पीहर जाने के लिए शोभा जी से बात की, मम्मी जी मैं महीने भर के लिए पीहर चली जाऊं, ताकि वहां रहकर पढ़ाई कर 10वीं की परीक्षा दे दूंगी और माँ के पास रह लूंगी। बहुत समय से वहां गई नहीं। लेकिन शोभा जी ने साफ मना कर दिया, अरे ऐसी हालत में कोई सफर करता है? तबीयत ऊपर नीचे हो गई तो क्या करेंगे? और अब क्या करना है 10वीं की परीक्षा देकर? कोई नौकरी तो करनी नहीं है। आराम से यहीं रहो और जिंदगी की परीक्षा दो। मंगला का मुंह तर गया। ना सुनकर कितना मन था उसका पढ़ाई करने का। लेकिन मम्मी जी, आपने शादी से पहले तो हाँ कहा था पढ़ाई के लिए। उसने फिर पूछा, अरे तब की बात और थी, हमें क्या पता था तुम्हारी अब ये हालत होगी। अब बहस मत करो और काम करो। तुम्हारी यही बहस करने की आदत ने विनय को तुमसे दूर कर दिया, वरना अच्छा भला रिश्ता चल रहा था तुम्हारा। शोभा जी की इतनी कड़वी बात सुनकर मंगला वहां से चली गई। दरअसल शोभा जी नहीं चाहती कि वो पढ़ाई करे। डरते थे कि कहीं पढ़ाई लिखाई कर होशियार हो गई तो घर छोड़कर नहीं चली जाए, तलाक का केस डालकर हमें परेशान ना करे। इसलिए मना कर दिया। वक्त बीता और वक्त भी आया जब घर में किलकारियां गूंजी। मंगला ने बेटे को जन्म दिया। घर के खानदान के कुलदीपक को, मंगला के पुत्र को जन्म देने से सारे परिवार में खुशियां छा गईं। दादी जी के उत्साह का क्या कहना, जैसे बच्ची बन गई हूँ। खुशी से नाच रही थीं। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। मंगला भी खुश थी एक नए एहसास को पाकर। सच में लोग सही कहते हैं, माँ बनने से बड़ा कोई सुख नहीं। आज पहली बार उसे नारी होने पर गर्व हो रहा था। अब ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। घर वालों ने उसका नाम दीपक रखा क्योंकि वो खानदान का कुलदीपक था। प्यार से सब दीपू कहते थे उसे। जब वो 1.25 महीने का हुआ तो एक शानदार भोज का आयोजन किया गया। पूरे गांव को बुला लिया था जैसे। मंगला के पीहर से भी सबको बुलाया था। मंगला को आज शोभा जी ने गहनों से लाद दिया था, अपने खानदान की शान जो बतानी थी। नन्हे दीपक को भी सोने के आभूषण पहनाए थे। रागिनी जी मंगला के ठाठ देखकर बहुत खुश हुई। उसे बोला, अब तो तेरा मंगला नाम सार्थक हो गया ना। कितने ठाठ हैं, बेटा भी हो गया।
अब तो अपनी गृहस्थी से खुश है ना? मंगला फीकी हंसी हंसते हुए बोली, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है माँ। दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं। माँ ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे जिंदगी में इतना सब मिले तो जो ना मिले उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। वो बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। रागनी जी जच्चा बच्चा दोनों के लिए काफी सामान लाई थी। हर कोई बच्चे के लिए कुछ न कुछ लाया था। कोई लिफाफे दे रहे थे। सभी ने आयोजन और बच्चे की तारीफ की। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मंगला के पीहर वाले भी चले गए। जाने से पहले रागिनी जी ने शोभा जी से मंगला को कुछ दिनों के लिए पीहर साथ भेजने को कहा, लेकिन शोभा जी ने बाद में भेजेंगे कहकर टाल दिया। शोभा जी ने दीपक के और मंगला के आए सारे लिफाफे ले लिए और गिनने लगी। मंगला को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी माँ के घर का आया सामान और रुपए शोभा जी को नहीं दिए। शोभा जी को ये बात बुरी लगी। उन्होंने मंगला पर कटाक्ष किया, ये पीहर के इतने से कपड़ों पर जिंदगी निकल जाएगी तो मेरे यहाँ के गहनों कपड़ों की तुझे क्या जरूरत है? शोभा जी के कटाक्ष से मंगला के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। इतने समय से चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज नहीं कर सकी। वो बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे में गई और ससुराल से मिले शादी के अब तक की सारी साड़ियाँ नीचे लेकर आ गई और सासू जी के सामने रख दिए। गहने तो पहले से ही शोभा जी के पास थे। ये क्या है बहू? शोभा जी ने गुस्से से पूछा। आपको भी पता है मम्मी जी ये सब क्या है? वैसे तो मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी हर चीज पर उतना ही हक है जितना आपका। लेकिन यदि आपको लगता है आप मुझे ये सब देकर एहसान कर रही हैं तो माफ कीजिए, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं तो गरीब घर से हूँ ना, इसलिए दो जोड़ी कपड़े में रहने की आदत है मेरी। और मेरे पास तो मायके से दिए दो जोड़ी से ज़्यादा ही कपड़े हैं, इसलिए इतनी गरीब भी नहीं हूँ। मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मुझसे ज़्यादा शायद आपको ज़रूरत है, इसलिए बार बार आप कहती हैं। इसलिए आप अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। मंगला के मुंह से ये सब सुनकर शोभा जी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो चीखते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? अरे बोलने से पहले अपनी औकात तो देख लेती। किस बात पर इतना गुरूर है? एक सीधे साधे पति को तो अपना बना नहीं पाई। हमारा एहसान मानना चाहिए कि झोपड़ी से महल में ले आए और हमें ही आंखें दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों पर। कभी मेरे बेटे से झगड़ा करती है, कभी मुझसे। अब तक शोभा जी की इतनी तेज आवाज से घर के सभी सदस्य वहां इकट्ठे हो गए। अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों तूफान मचा रही हो घर में? दादी जी बोली। तूफान मैं नहीं, आपकी लाडली बहू मचा रही है। जरा पूछिए इससे कि क्या किया इसने। सभी की नजरें मंगला पर टिक गईं। मंगला ने अब तक की सारी बात बता दी। दादी जी शोभा जी को गुस्से में बोली, अरे क्यों बार बार इसको गरीबी के ताने मारती है? अपनी मर्जी से ही तो तू इसे देखभाल कर घर में लाई है, ये कोई अपनी मर्जी से तो आई नहीं यहाँ। और अब कहाँ गरीब है, ये इस खानदान की बहू है। आइंदा से ये बात घर में मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। और हाँ बहू, तुम भी अपनी बाणी पर संयम रखो। अपने से बड़ों से कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आखिर शोभा तुम्हारी माँ समान है। अपनी माँ से भी क्या ऐसे ही बात करती? अगर वो कुछ कह देती तो? अरे बोली से तो ही तो रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। कोशिश करो कि रिश्ते जुड़े रहें, टूटे नहीं। चलो माफी मांगो अपनी मम्मी जी से। मंगला ने पैर छूकर माफी मांग ली शोभा जी से। उन्होंने जुबान से तो माफ कर दिया, पर दिल में और बैर पाल लिया मंगला के लिए। आज मंगला के कारण उनके अहम को चोट पहुंची थी। दादी जी ने मंगला को सारे कपड़े वापस ऊपर ले जाने को कहा। मंगला ने वैसा ही किया। सभी अपने कमरे में चले गए। मंगला कमरे में जाकर सोचने लगी कि जब भी वो अपनी बात रखती है बात बिगड़ जाती है, जैसे उसे अपने दिल की बात रखने का कोई हक नहीं है। वो नन्हे दीपू को अपने दिल की बातें करती और मन हल्का कर लेती। वो ना समझ मासूम सा माँ को एकटक देखता रहता और मंगला खुश हो जाती कि जैसे वो माँ की हर बात समझ गया हो। शोभा जी उसे अब मानसिक रूप से ज्यादा परेशान करने लगी। पूरे दिन में दीपू को सिर्फ उसे दूध पिलाने के लिए देती, बाकी या तो खुद अपने पास रखती या परिवार के अन्य सदस्यों की गोदी में घूमता रहता वो। और मंगला अकेले घर में काम करती रहती। दीपू सबका लाडला था, अच्छी बात थी, पर माँ का दिल भी तो अपने बच्चे के साथ खेलने को करता है। उसका वो क्या करे?
मंगला भीतर ही भीतर घुटने से कमजोर हो गई थी। शोभा जी ने बहुत जल्दी दीपू के ऊपर का दूध शुरू कर दिया। अब मंगला के पास उसे दूध पीने के लिए भी नहीं दिया जाता। पूरे दिन घर के काम से वो इतनी थक जाती कि वो रात को दीपू के संग खेलने की हिम्मत ही नहीं रहती। सुबह वापस जल्दी उठने की चिंता रहती। ऐसे लग रहा था कि उसका बच्चा उससे ही दूर हो रहा है। दीपू 6 महीने का हो गया। अब सब सुलेखा की खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। सुलेखा के ससुराल वालों ने उसे डिलीवरी के लिए पीहर नहीं भेजा था। अब उसका फुल टाइम था। और फिर एक दिन विकास के पापा के पास सुलेखा के ससुराल से फोन आया कि आप सुलेखा के मम्मी पापा को लेकर तुरंत आ जाइए, सुलेखा की हालत खराब है। विकास के पापा ने शोभा जी को बताया और सुलेखा की मम्मी ने जैसे ही ये खबर सुनी घबरा कर रोने लगीं। शोभा जी ने उन्हें चुप कराया और चारों उसी समय सुलेखा के ससुराल के लिए रवाना हो गए। सारा परिवार चिंता में पड़ गया। सभी सुलेखा के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। कुछ घंटे बाद सुलेखा के ससुराल से फोन आया कि बच्ची को जन्म देकर सुलेखा इस दुनिया से विदा हो गई। पर सबके समय ज्यादा ब्लीडिंग से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। दादी को संभालना मुश्किल हो गया। मेरे जाने की उम्र में उस बच्ची को क्यों उठा लिया ईश्वर। पूरे परिवार में एक ही तो कन्या थी वो। विनय और विकास भी फपक फपक कर रो रहे थे अपनी बहन के लिए। मंगला को समझ ही नहीं आया वो सबको कैसे संभाले इस हालत में। वो खुद भी खूब रो रही थी। शोभा जी और उसके ससुर जी व चाचा जी भी वहां गए हुए थे। आस पड़ोस के लोग आकर उन्हें संभालने लगे। अगले दिन वे चारों उस नन्ही बच्ची को लेकर रोते बिलखते घर आ गए। पूरा परिवार फिर से दहाड़े मारकर रोने लगा। चाची जी रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थीं। इकलौती बेटी को खोया था। चाचा जी सदमे से मानो पत्थर के हो गए थे। शोभा जी ने रोते हुए उस बच्ची को मंगला की गोद में डालते हुए कहा, आज से तू संभालना इस अनाथ को। वहां ददिहाल में कोई संभालने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग ले आए। मंगला उसे सीने से लगाते हुए बोली, आज से यह अनाथ नहीं मेरी बेटी है, मेरी सुलेखा दी की निशानी। वो नवजात शिशु खूब रोती। शायद उसे भी ये एहसास था कि उसे जन्म देने वाली माँ उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई है। मंगला उसका पूरा ख्याल रखती। घर में रोज मिलने आने वालों का तांता लगा रहता, क्योंकि गांव में इस खानदान की साख थी ऐसी। फिर गांव में ये रिवाज भी होता है कि गमी में सारा गांव पहुंचता है। शहरों की तरह औपचारिकता नहीं होती। घर के सभी स्त्री पुरुष बैठक में व्यस्त रहते और मंगला घर के काम के साथ नन्ही को संभाल रही थी। घर में इस समय काम की भी अधिकता थी। ऊपर से नन्ही की वजह से रात को भी ठीक से नहीं सो पाती। छोटी सी उम्र में उस पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई थीं और वो उन्हें ठीक से निभाने की कोशिश में लगी थी। इन सब में उसका दीपू उसके पास कमियां था। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो अपनी माँ से दूर होता जा रहा है। नन्ही को अब सारा परिवार ज्यादा प्यार करता, क्योंकि एक तो वो स्वर्गवासी सुलेखा की निशानी थी और ऊपर से घर में अब वो ही कन्या थी। सबकी सहानुभूति भी उसकी तरफ थी और वो देखने में भी बहुत प्यारी थी। वक्त बीत रहा था। दीपू जो कल तक इस घर का लाड प्यार पाने का इकलौता हकदार था, आज सभी से इग्नोर हो रहा था, खुद अपनी माँ से भी। बस इसी बात से उसे जिद्दी, बदतमीज और गुस्सैल बना दिया। वो सबसे नफरत करने लगा। अपने पापा की तरह किसी की कोई बात नहीं सुनता। स्कूल से भी शिकायतें आती। घर में कोई समझाने की कोशिश करता तो सामने जवाब देता। नन्ही से और अपनी माँ से सबसे ज्यादा नफरत करता, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसकी बेकदरी हुई थी। वो अक्सर नन्ही को मार देता। वो रोते हुए आती तो सब उसे चुप कराने लगते और दीपू का नाम बताने पर दीपू को कभी डांट पड़ती तो कभी मार पड़ती। वो ढीठ हो गया था। उसे कोई असर नहीं होता। उल्टे वो और ज्यादा वैसे ही करता जिसके लिए मना करते। गलत दोस्तों की संगत उसे दिनों दिन बिगाड़ रही थी। मंगला बहुत दुखी होती ये सब देखकर। उसे समझाने की कोशिश करती तो वो माँ को भी अंट संट बोलकर चला जाता। उसकी बात नहीं सुनता। वो पूरी तरह से विनय के नक्शे कदम पर जा रहा था, लेकिन सब दोष मंगला को देते कि उससे अपना बच्चा नहीं संभल रहा। पढ़ाई में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी।
जबकि नन्ही कक्षा में अव्वल आती। वो समझदार और सलीके वाली बच्ची थी। अक्सर दीपू के सामने उन दोनों की तुलना होती और उसे खूब सुनाया जाता। जिस बेटे के लिए मंगला जीने की वजह ढूंढ रही थी, वही उसका जीना हराम कर रहा था। पूरे घर में उसे लगता था एक वो ही उसका है, पर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। और फिर विकास का रिश्ता एक रईस घर में तय हो गया। शोभा जी के तो अब पांव जमीन पर नहीं पड़ते। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंगला को खूब ताने मारती। आखिर खानदानी रईस लोगों की बात ही कुछ और होती है। साथ में उठना बैठना भी अच्छा लगता है। उसकी देवरानी डिम्पल के लिए कीमती से कीमती गहने और कपड़े खरीदे जा रहे थे। शोभा जी शॉपिंग में व्यस्त रहती। चाची जी को भी साथ ले जाती। मंगला घर और बच्चों में फंसकर रह जाती। सभी ये सब देख रहे थे, पर शोभा जी से पंगा कोई नहीं लेना चाहता। चाची जी का जी बहुत दुखता मंगला के लिए, पर जेठानी के सामने बोल नहीं पाती। नन्ही उसके पास छोटे छोटे काम में हाथ बटाती और वो उसे खूब लाड़ लड़ाती। खून का खून उसे नहीं पूछ रहा था, पर वो पराई अपनी हो गई थी। शोभा जी का पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जी जान से लगा था, ताकि कोई कसर नहीं रह जाए। और फिर शादी का दिन आ गया। लड़की वालों के पैसे का इतना रौब था कि मंगला के घर वाले उनकी जी हुजूरी में लगे थे। बेटी को विदा करते वक्त उसके पापा बोले, आपकी जो डिमांड थी हमने सारी पूरी की है। बस अब हमारी डिमांड है कि हमारी डिम्पल बेटी के माथे पर सिकन भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी में हमारी जान बसती है और हमारी जान को कुछ हो ये हमें बर्दाश्त नहीं। डिम्पल के पापा राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए उनकी बात में निवेदन नहीं धमकी नजर आ रही थी। विकास से भी उन्होंने वादा ले लिया, उसे हमेशा खुश रखने का। विकास के पापा ने भी कहा, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी आज से हमारी बेटी है। डिम्पल इतना दहेज लाई कि घर के सारे लोगों की आंखें चौंधी आ गईं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कीमती तोहफा लाई थी। मंगला के लिए भी छोटा सा पेंडेंट सेट लाई थी, जिसे बाद में आदत अनुसार शोभा जी ने चुपचाप ले लिया। मंगला को अब इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिम्पल एक नेता की बेटी थी, खुद भी राजनीति अच्छे से जानती थी। बहुत जल्दी उसने अपनी मीठी बातों से सबका मन जीत लिया, सिवा मंगला के, क्योंकि मंगला को घर के काम में सहारा और सहयोग चाहिए था, जो नहीं मिलता। वो सिर्फ दिखावे का काम करती और सबकी नज़रों में चढ़ जाती। मंगला किसी को नजर नहीं आ रही थी। विकास पूरी तरह जोरू का गुलाम बन चुका था और विनय उससे बात भी नहीं करता था। एक ही माँ के दोनों बेटों में कितना फर्क था। मंगला अक्सर यही सोचती, जब भी उन दोनों को प्यार में डूबे देखती, एक आह भर कर रह जाती, मेरी किस्मत में किसी का प्यार क्यों नहीं लिखा है ईश्वर ने। खुद की औलाद भी नहीं पूछती थी उसे। वो अकेली घुटती रहती। नन्ही थोड़ा पास आकर हाथ बटाने लगती तो कोई ना कोई आवाज दे देता, पढ़ाई कर नन्ही, तेरे पढ़ाई के दिन हैं, चूल्हे चौके के नहीं। पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना है, वरना पूरी जिंदगी चूल्हे चौके में गुजर जाएगी। और वो चली जाती। मंगला ने अपनी सास से कुछ दिनों के लिए पीहर जाने की इजाज़त मांगी। बहुत वक्त बीत गया था मायके गए, मन उठ रहा था यहाँ से। कुछ न नुकुर के बाद उसे जाने की इजाज़त मिल गई। सोचा चलो कुछ दिन चैन से जी कर आऊँगी। उसने बड़ी खुशी से दीपक को ननिहाल चलने के लिए बोला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उसके दोस्त नहीं थे। वो अकेली ही बस में बैठकर पीहर चली गई। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि इस सफ़र में भी तन्हा है और जिंदगी के सफ़र में भी। पर चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन तो चैन से जीऊंगी। मंगला को देखते ही उसके घर में सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब उसे दीपू के बारे में पूछने लगे, उसे क्यों नहीं लाई, वो आता तो घर में रौनक आ जाती। क्यों मेरे आने से खुशी नहीं हुई आप लोगों को? अरे तू तो मेरी लाडली है, माँ ने उसे दुलारते हुए कहा। कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाती भी है या नहीं? तेरा मुरझाया चेहरा देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुझे इतने संपन्न घर में दिया है। वो फीकी मुस्कान के साथ खामोश रही। आते ही मूड खराब नहीं करना चाहती थी खुद का और सबका। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है मुझे जोर से। सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। इतने सालों बाद जैसे आज उसे खाने में स्वाद आया। ऐसा लगा कि आज पेट और मन भर के खाना खाया है। बहुत राहत मिली उसे यहाँ आने के बाद। सच में माँ, जो जादू आपके हाथ के बने खाने में है वो कहीं नहीं।
छोटे भाई बहन उसे देखकर बहुत खुश थे। वो उसे दीपू के बारे में और ससुराल के बारे में पूछ रहे थे और वो बड़े आराम से बता रही थी। माँ और पापा पूरे परिवार को एक साथ देखकर खुश थे। कितने समय बाद आज पूरा परिवार साथ बैठा था। ईश्वर करे किसी की नजर ना लगे, रागिनी जी ने कहा। लेकिन मंगला अपनी बदनसीबी अपने साथ लेकर चलती थी शायद, इसीलिए अनहोनी तो होनी थी। ईश्वर भी उसे खुश नहीं देख पाते थे शायद। वो सफर की थकान के कारण सो गई और सोते ही उसे गहरी नींद आ गई। यहाँ निश्चिंत थी वो पूरी तरह, इसलिए बेफिक्र होकर सोई थी। सोते वक्त उसने कहा, मुझे उठाना मत, सोने देना आराम से। सभी उसकी बात मानकर कमरे से बाहर निकल गए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। सभी बाहर आकर अपने अपने काम में लग गए। मंगला गहरी नींद में मीठे सपनों में खोई थी। तकरीबन 2 घंटे हुए होंगे उसे सोए हुए। संध्या आरती दिया बाती के समय माँ ने उसे जबरदस्ती उठाया कि इस वक्त नहीं सोते। वो बेमन से उठी और फिर छोटे भाई बहनों के पास उनकी पढ़ाई की बातें करने लगी। सभी भाई बहन पढ़ाई में होशियार थे। उनके बस्ते और कॉपी किताबें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश वो भी पढ़ पाती। सभी रात का खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे बड़े गौर से कि अचानक पापा के सीने में हल्का सा दर्द उठा। उन्होंने काफी देर तक किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही सोने लगे दर्द असहनीय हो गया। तब सबको पता चला। मंगला का पूरा परिवार मंगला के पिता की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। उनके सीने में तेज दर्द के साथ साथ वे पसीने से तरबतर हो गए थे। मंगला ने तुरंत टैक्सी बुलाई और माँ के साथ उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। उनकी हालत देखकर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने उन दोनों को बाहर इंतजार करने को कहा और उनकी हार्ट संबंधित सारी जांचें की गईं। इन सब में काफी देर लग गई। आधी रात होने को आई। छोटे भाई बहन सभी घर पर अकेले थे। मंगला ने माँ से कहा, पास वाले ताई जी को फोन लगाकर हमारे घर पर सोने के लिए कह दीजिए। रागिनी जी ने ऐसा ही किया और फिर मंगला ने घर पर फोन लगाकर अपनी छोटी बहन से बात की। देख मीता, पापा को एडमिट किया है, इसलिए हम दोनों को फिलहाल अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। अब घर में तू ही सबसे बड़ी है, इसलिए तुझे ही अपने छोटे भाई बहन को संभालना है जब तक हम अस्पताल में हैं। आज तो पास वाले ताई जी आकर सो जाएंगे, लेकिन हमें खुद इतना मजबूत बनना है कि किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। मीता रोने लगी ये सब सुनकर। मैं आपकी तरह होशियार नहीं हूँ दीदी, मंगला ने उसे चुप कराते हुए कहा। हम होशियार ना भी हों तो हालात हमें होशियार बना देते हैं, और अभी हमारी यही हालत है। अगर तू कमजोर बनेगी तो छोटे भाई बहन भी यही सीखेंगे, समझी। मीता मंगला दीदी की बातों को ध्यान से सुन रही थी और समझ रही थी। उसने सोच लिया वो कमजोर नहीं पड़ेगी। अपने छोटे भाई बहन के सामने उसने फोन रख दिया। पास वाले ताई जी आए तो मीता ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। उन्होंने बच्चों को ढांढस बंधाया और उनके साथ सो गईं। उधर अस्पताल में मंगला के पिताजी की रिपोर्ट्स आ गईं। उनके हार्ट बीट में ब्लॉकेज थे। डॉक्टर ने सुबह स्टेंट लगाने की बात कही थी। वो रात बहुत भारी थी मंगला और रागिनी जी के लिए। मंगला माँ को हिम्मत बंधा रही थी। सुबह जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तो माँ रो पड़ी। मंगला ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। थिएटर के बाहर बैठी सोच रही थी कि जिस पिता ने कभी माँ की कदर नहीं की, फिर भी माँ उन्हें कितना प्यार करती है। उसे क्यों विनय से प्यार नहीं है? क्यों विनय के बारे में उसके मन में कोई ख्याल नहीं आता? क्या सच में वो बुरी है जो उसे कोई नहीं चाहता, या फिर उसे कोई समझ ही नहीं पाता? ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही दोनों माँ बेटी उस तरफ दौड़ी। पापा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया 2 स्टेंट लगे हैं। अब आप इनका पूरा ख्याल रखिएगा। इन्हें क्या खिलाना है इसका डाइट चार्ट दे दिया है। मंगला के पापा सुनील जी काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे शराब पीने के कारण ही मेरी ये हालत हुई है। कसम खाता हूँ कि जिंदगी में अब कभी शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरे कारण तुम सभी को परेशान होना पड़ा। रागिनी जी और मंगला उन्हें चुप रहने को और टेंशन नहीं करने का समझा रही थीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
रागिनी जी ने प्यार से उनका हाथ थामकर कहा। सुनील जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कसकर रागिनी जी के हाथ को थाम लिया। मंगला की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक गए। 3-4 दिन बाद सुनील जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया और वो घर आ गए। उनके बच्चे उन्हें देखकर खुशी से चहक पड़े। अब सारा परिवार उनका ध्यान रख रहा था। मंगला समय पर दवाई देने का पूरा ध्यान रखती। और फिर एक दिन मंगला ने अपने छोटे तीनों भाई बहन को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मेरे ससुराल जाने के दिन आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दूँ, ताकि मम्मी पापा को कोई परेशानी नहीं हो। तीनों भाई बहन उसकी बात को गौर से सुनने लगे। मैं जानती हूँ तुम सब बहुत समझदार हो, पर बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम सबका ख्याल रखूं। पापा को डॉक्टर ने अभी कुछ महीने की पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है, तो घर में पापा की आमदनी आ रही थी वो रुक जाएगी और पापा की दवाइयों पर पूरा पैसा खर्च होगा। मीता, तो तुम लोगों को मम्मी की मदद करनी होगी। बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। मिनी, तुम मम्मी के पास घर के काम में पूरी मदद करना, जिससे वे सिलाई का काम ज़्यादा कर सकें। और अरुण, तुम घर के बाहर के सारे काम करना। इससे मम्मी पापा को बहुत राहत मिलेगी और पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तीनों भाई बहन ने मंगला से वादा किया कि भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। उनका फर्ज है। रागिनी जी चुपचाप उन सभी बच्चों की बातें सुन रही थीं और सोच रही थीं, मेरे बच्चे कितने समझदार हैं, खासकर मंगला। मंगला ने मीता से कहा कि तुम एक पेपर पर पापा की दवाइयों का टाइम और डाइट चार्ट लिख लो, ताकि आसानी होगी। मीता ने पेपर पेन लाकर मंगला के हाथ में रख दिए। आप लिखो दीदी, फिर हम इस पेपर को किचन की दीवार पर चिपका देंगे और आपके जाने के बाद आपके हाथ का लिखा ये पेपर हमें आपकी याद दिलाता रहेगा। इतने वक्त बाद अपने हाथ में पेपर पेन लेकर और मीता की बात सुनकर मंगला की आंखें छलक गईं। कितना प्यार करते हैं उसके परिवार वाले उससे, कितना मान देते हैं उसे, और ससुराल वालों को उसकी रत्ती भर भी कदर नहीं। पेपर पर लिखते वक्त उसके हाथ कांपने लगे। कितना शौक था उसे पढ़ाई का, और किस्मत ने उसे पढ़ने की उम्र में ये सब छीन लिया और नरक रूपी ससुराल में भेज दिया। वो भावुक हो गई। उसके छोटे भाई बहन उससे लिपट गए। ससुराल से वो पापा की तबीयत के बारे में बताकर कुछ दिन और रहने की इजाज़त ले चुकी थी। दीपू और नन्ही की उसे बहुत याद आती, पर वापस ससुराल जाने की इच्छा नहीं होती। यहाँ पापा का स्वभाव अब बहुत अच्छा हो गया था। माँ भी खुश नजर आती थी। सारा परिवार बड़े प्यार से रह रहा था। थोड़े में भी बहुत संतुष्टि थी। मंगला माँ के पास पूरा काम संभाल लेती। यहाँ काम करने में भी मजा आता था। छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद करती, पापा को टाइम पे दवाई देती। मम्मी पापा उसे आराम करने के लिए बोलते रहते, कितना काम करती है मेरी बच्ची, थक जाएगी। लेकिन यहाँ उनके स्नेह के कारण उसे थकान महसूस ही नहीं होती। दिन मजे से कट रहे थे कि एक दिन विकास का फोन आया कि भाभी तुरंत रवाना होकर आ जाओ, दादी जी सीरियस हैं और आपको याद कर रही हैं। मंगला ने फटाफट अपने कपड़े पैक किए और जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने उसे खाना खाने को कहा तो उसने मना कर दिया कि इच्छा नहीं है, लेकिन बेटियां घर से भूखी नहीं जाती कहकर माँ ने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। रास्ते में खाने के लिए डाला, फिर रवाना होते वक्त उसकी मुट्ठी में कुछ रुपए रख दिए। वो मना करती रही, माँ भी इनकी जरूरत घर में है, पर माँ नहीं मानी। पापा के चरण स्पर्श किए तो वो रो पड़े। तू तो मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। मुश्किल समय में तूने जो हौसला दिखाया, ऐसा तो सच में बेटियां ही कर सकती हैं। भाई बहन उससे यूं लिपट गए जैसे वो पहली बार ससुराल जा रही हो। उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। शादी के बाद पहली बार इतने दिन मायके में बिताए थे। मन भारी हो रहा था। सभी को पापा का ध्यान रखने की हिदायत देकर मायके की मीठी यादों के साथ विदा हो गई। मंगला पूरे सफर में मायके की मीठी यादों में खोई रही। ससुराल के गांव पहुंचते ही बस से उतरकर देखा विकास उसे लेने आया था। वो विकास के साथ घर आ गई। रास्ते में उसने विकास से दादी जी की तबीयत के बारे में पूछा तो उसने रूखा सा जवाब दिया, आप खुद चलकर देख लेना। शादी के बाद विकास के बात करने का अंदाज बदल गया था। वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के हिसाब से चलता था।
मंगला चुप हो गई। घर पहुंचते ही वो सीधे दादी जी के कमरे में गई। देखा तो वो बिल्कुल निस्तेज सी मरणासन्न अवस्था में थी। शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था। वो उनके पैर छूकर बोली, दादी जी मैं आ गई हूँ, देखिए। दादी जी ने उसकी तरफ स्नेह से देखा, उसको आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ नीचे आ गया और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मंगला ने सभी को आवाज दी। देखा तो वो इस संसार से विदा हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि सिर्फ मंगला का ही इंतजार था उन्हें। सभी रोने कलपने लगे। लोग इकट्ठा हुए आवाजें सुनकर और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में इस सब की पहले से ही तैयारी थी। उसने पहली बार महसूस किया, जब आप किसी काम के नहीं रहते तो अपनों को भी आपकी जरूरत नहीं रहती। घर की एक स्तंभ थी दादी जी, पर ऐसा लगता था किसी को कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा उनके जाने से। 13वीं तक घर मेहमानों से भरा हुआ था। काम में कब दिन से रात होती पता ही नहीं चलता। दादी जी की 13वीं के बाद घर मेहमानों से खाली हो गया और शायद परिवार के लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। संपत्ति के बंटवारे की चर्चा बहस में और बहस झगड़े में बदलने लगी। पापा और चाचा जी में महाभारत छिड़ गई। घर के बाकी सदस्य भी इस युद्ध में कूद गए। मंगला ये सारा तमाशा देख रही थी। बात इतनी बड़ी कि एक घर में दिलों के साथ दीवारें खिंच गईं। दोनों एक ही परिवार के होने के बावजूद एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। और इस बंटवारे में मंगला के पास पली नन्ही उस तरफ चली गई। मंगला खूब रोई, प्लीज बच्चों को इस सब में मत घसीटो, लेकिन उसे डांट कर चुप करा दिया गया और वो अपनी ममता को दूर जाते देख रही थी, बेबस होकर। नन्ही भी बहुत रोई उसके लिए, पर सभी पर नफरत का भूत सवार था। जिस नन्ही की परवरिश ने उसे अपने बेटे दीपू से दूर किया, वही आज उससे दूर हो गई थी। मंगला के दुख की कोई सीमा नहीं थी। जिंदगी में अब तक इतने दर्द मिले कि मंगला इस असहनीय दर्द से मानो पत्थर की हो गई। वो नन्ही की यशोदा मैया थी। अपनी नन्ही को कैसे भूल पाती। वो नन्ही की एक झलक देखने के लिए उसके स्कूल की छुट्टी के बाद घर आने के समय छत पर जाकर खड़ी धूप में खड़ी उसका इंतजार करती और उसको देखते ही जैसे सब कुछ पा जाती। लेकिन एक दिन ये बात शोभा जी को पता चली तो उसके इस सुख पर भी पाबंदी लगा दी। उसने बहुत मिन्नतें की, आपने ही तो उसे मेरी गोद में डाला था और अब आप ही औरत होकर इतना निर्मोही कैसे हो सकती हैं। किसी को उसके एहसासों से कोई वास्ता नहीं था। जिसे अपने दूध से सींचा वो बंटवारे में पराई हो गई। धन लोलुप ये दुनिया उसकी ममता को समझ नहीं पाई। उसका अपना खून दीपू उसे अपने व्यंग बाणों से घायल करता। क्या हुआ, आपकी लाडली आपको छोड़कर चली गई। उसके लिए आपने मुझे इग्नोर किया था, आज वो आपको इग्नोर करके चली गई। वो कैसे समझाती उसे कि माँ कभी अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करती। ये सब उसकी नन्ही के लिए नफरत बोल रही है। वो अब इस घर में एकदम अकेली हो गई। शोभा जी डिम्पल के पिता के ओहदे से डरती थीं, इसलिए उसकी हर सही गलत बात में हामी हाँ मिलाती। विनय को उसके जीने मरने से कोई मतलब नहीं था। दीपू अपने दादा दादी के लाड से दिनों दिन और बिगड़ रहा था। मंगला भीतर ही भीतर घुट घुट कर समय से पहले बूढ़ी हो गई। शरीर बीमारियों का घर बन गया। वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन विनय की बाइक से कार की टक्कर हो गई। उसके एक्सीडेंट की खबर से घर में अफरा तफरी मच गई। सभी अस्पताल भागे। उसके शरीर पर काफी गंभीर चोट आई थी। खून भी काफी बह गया था। उसे आईसीयू में रखा गया। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण प्लास्टर चढ़ा था। मंगला उसकी ये हालत देखकर सिहर गई। वो जी जान से उसकी सेवा में जुट गई। वो चुपचाप मंगला को ये सब करते देख रहा था। मंगला को लगा पिताजी की तरह विनय को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और उसके भी सुख के दिन आ जाएंगे। बदनसीब मंगला का ये सपना भी जल्दी ही टूट गया। जब तक विनय में बोलने की ताकत नहीं आई थी, वो चुपचाप मंगला को अपनी सेवा करते देखता रहा। लेकिन जैसे ही शरीर में थोड़ी सी जान आई, उसे मंगला को सताने का, चोट पहुंचाने का अच्छा मौका मिल गया। उसकी नज़र में मंगला एक घमंडी लड़की थी, जो उसके रिश्ता तोड़ने पर हर दिन उसके पास गिड़गिड़ाने नहीं आई। उम्र के इतने साल बिना उससे बात किए, कोई शिकायत किए गुजार दिए।
इससे उसके अहम को चोट पहुंची थी, इसलिए अब बदला लेने का सही वक्त लगा। वो अगर चाय पिलाने आती तो कभी मंगला पर, कभी बिस्तर पर चाय गिरा देता और कभी जूस और खाना। जानबूझकर बिस्तर पर उल्टी करता ताकि वो साफ करती रहे। उसे गंदी गालियां देता और कोसता। दिन भर घर के काम और विनय के काम से थक कर जब वो खाना खाने बैठती, तभी उसे लगातार आवाज देकर बुलाता कि मुझे फ्रेश होना है। बेचारी का खाना छूट जाता। शुरू शुरू में वो समझाने की कोशिश करती तो वो और ज्यादा दुखी करता। बाद में वो भी परेशान होकर उससे बराबर बहस करती। सारा घर ये तमाशा देखता, पर कोई उन दोनों को समझाने नहीं आता, क्योंकि किसी को भी दोनों से कोई मतलब नहीं था। मंगला भगवान से अपनी मौत मांगती, लेकिन वो भी नसीब में नहीं थी। और फिर एक रात दोनों में खूब झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोष लगा रहे थे। गुस्से में विनय ने कुछ ऐसी ओछी बात कह दी कि मंगला का पहली बार उस पर हाथ उठ गया। वो उसे एक तमाचा मारकर अपने कमरे में ऊपर चली गई। विनय अभी एक्सीडेंट के बाद नीचे एक कमरे में रहता था। सभी घर वालों को इस बात का पता चल गया। शोभा जी और उसके पति जोर जोर से मंगला पर चिल्लाने लगे, बदतमीज लड़की, ये संस्कार लेकर आई है अपने पीहर से। अपने पति पर भला कौन हाथ उठाता है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसे मायके के ताने दिए जा रहे थे। जो पूरी उम्र इस घर में रही, वो संस्कार नहीं दिखाई दिए। उसने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा और ऊपर दौड़ गई। कमरे का दरवाजा बंद कर जोर जोर से रोने लगी। अब तो आत्महत्या की भी हिम्मत नहीं बची थी उसमें। अगर मर गई तो लोग कहेंगे कि पति को इस हालत में छोड़कर चली गई। पता नहीं उसने ईश्वर का ऐसा क्या बिगाड़ा है। उसकी तरफ देखते भी नहीं। विनय के माता पिता दौड़कर विनय के कमरे में गए। क्या हुआ बेटा तुम दोनों के बीच में? शोभा जी के ऐसा पूछते ही विनय बिफर गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, चले जाओ आप लोग मेरे कमरे से। बहुत सिर चढ़ाया है ना आपने अपनी बहू को, बस उसी का इनाम मिला है मुझे। दादी को पोते का मुंह देखने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नफरत करता हूँ आप सबसे, चले जाओ। उसके बुरी तरह चिल्लाने से दोनों उसके कमरे से बाहर चले गए। शोभा जी ने गुस्से में कहा, सुबह नंबर लूंगी इस नकचड़ी का। मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। बदतमीजी की भी हद होती है। दोनों पति पत्नी रात भर सो नहीं पाए और न मंगला सो पाई पूरी रात। सुबह मंगला नीचे भी नहीं आई। विनय के पापा सुबह उसके कमरे में गए तो विनय को गहरी नींद में सोते देख उसके सर पर हाथ फेरने लगे तो महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। उन्होंने घबराकर उसकी नाक के नीचे हाथ रखकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश की तो लगा सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने चिल्लाकर शोभा जी को आवाज लगाई। वो दौड़कर कमरे में आई तो उनके पति ने रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया शोभा, सब खत्म हो गया। उन्होंने देखा कि विनय की नींद की गोलियों की शीशी खाली थी। मंगला के एक तमाचे ने उसकी मर्दानगी को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। शोभा जी दहाड़ मारकर रोने लगी। विनय के पापा ने विकास और मंगला को आवाज देकर नीचे बुलाया। शोभा जी के रोने की आवाज सुनकर मंगला को कुछ समझ नहीं आया। नीचे आने के साथ ही शोभा जी उसे देखकर चिल्लाने लगी, खा गई डायन मेरे बेटे को, अब चैन पड़ गया तुझे। अरे डायन भी साथ घर छोड़ती है, तूने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा। मंगला इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो पत्थर के बुत सी खामोश हो गई। जल्दी ही सारे गांव में बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। मंगला भी खुद को दोषी मानने लगी थी। ये सब सुनकर कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। शोभा जी चीख चीख कर कहने लगी, ले जाओ इस हत्यारन को अपने साथ, चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को। आप ले जाओ इसे, वरना ये हमें भी मार डालेगी। शोभा जी के पति अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि विनय ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था, लेकिन शोभा जी के कहने पर पुलिस मंगला को गिरफ्तार कर ले गई। सभी उसे नफरत से देख रहे थे और उसके बारे में अंट-शंट बातें बना रहे थे। वो चुपचाप पुलिस के साथ चली गई। अब तक इस सारे हादसे ने उसे पत्थर कर दिया था। किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसे।
पुलिस मंगला को घटना सारी विस्तार से बताने को कह रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोली। पूरे दिन वो जेल में रही। शाम को विनय के पिताजी और देवरानी डिम्पल के पिताजी उसे रिहा करवाने आ गए। वैसे भी उसके पक्ष में ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसने ये हत्या की है। पुलिस ने भी इसे आत्महत्या मानकर उसे रिहा कर दिया। विनय के पिताजी अपने घर की बची खुची इज्जत बचाने उसे घर रिहा कर ले आए। सब लोग उसे एकटक देख रहे थे। विनय का अंतिम संस्कार हो चुका था। किसी ने उसे पति के अंतिम दर्शन करवाने की जरूरत ही नहीं समझी। सबकी नज़रों में वो पति की हत्यारी थी। मंगला दिन भर की भूखी प्यासी थी। वो पानी पीने जैसे ही परडे की तरफ बढ़ी, तभी शोभा जी चीखते हुए बोली, खबरदार, जो इस घर में किसी चीज को हाथ लगाया, पता नहीं किसमें जहर मिलाकर हमें भी मार डालेगी डायन। मैं भर के देती हूँ गिलास, रुक जा। शोभा जी के ये शब्द सुनते ही मंगला के कदम वहीं रुक गए। शोभा जी पानी का गिलास भरकर लाईं। तब तक मंगला भागकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। मंगला ऊपर कमरे में जाकर बिस्तर पर दोनों घुटनों के बीच सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कमरे की लाइट भी नहीं जलाई। पूरे कमरे में घुप्पा अंधेरा था और अकेली मंगला अपने असहनीय दर्द के साथ वो भगवान को कोसने लगी। आज क्यों जन्म दिया मुझे इस निर्मोही संसार में? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? ये किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हो मुझसे? अब तो तरस खाओ मुझ पर। सारी दुनिया आपको दीन दयाला कहती है, तो मुझ पर आपको दया क्यों नहीं आती है? वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी, देर तक, बहुत देर तक। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल रही थी। वो सर उठाकर देखने की कोशिश करने लगी, पर उस रोशनी में आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। तभी एक अस्पष्ट सी आकृति का उसे एहसास हुआ उस कमरे में, और एक आवाज आई, चलो मंगला, उस परलोक में चलने का समय आ गया है। क्या तुम तैयार हो अपनी मृत्यु के लिए? उसे एक बार तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जब ये आवाज गूंजी तो उसने जवाब दिया, मैं तो कब से तैयार हूँ भगवान, बस आप ही न जाने क्यों आने में इतना विलंब कर बैठे। आज जब मैंने आपको इतना सुनाया तो आप तक मेरी बात पहुंची है। दिव्य आवाज ने जवाब दिया, हर प्राणी के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है। दुख और सुख उसे अपने कर्मों के हिसाब से भोगने पड़ते हैं। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरी झोली में आपने इतने दुख भर दिए? मंगला के इस प्रश्न पर जवाब आया, मंगला, इंसान एक जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों के कर्मों का खाता साथ लेकर चलता है। तेरे भी पिछले जन्म के कर्म थे जो तू भुगत रही थी। बस अब वक्त पूरा हो गया, अब परलोक चलने का समय हो गया है। तो जिंदगी से सारी शिकायतें यहीं छोड़कर चलो मेरे साथ परम शांति की ओर। मंगला पर ये सारी बातें जादू सा असर कर रही थीं। वो एक मधुर मुस्कान के साथ चिर निद्रा में उस दिव्य आवाज के साथ चल दी। सब कुछ यहाँ का यहीं छोड़कर सुबह जब देर तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उसकी देवरानी डिम्पल उसके कमरे में उसे खाना पहुंचाने गई, तो उसे एकदम शांत चित्त चेहरे पर मुस्कान के साथ लेटे देखा तो एक बार तो जल भुन गई। कितनी बेशर्म है, पति की मौत और जेल की हवा खाने के बाद भी आराम फरमा रही है। लेकिन फिर जब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी तो आवाज लगाई उसे। कोई जवाब नहीं आने पर आवाज देकर सबको ऊपर बुलाया। देखा तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। 2 दिन में घर में 2 मौत हो गईं। शोभा जी बोली, कितनी अच्छी किस्मत है इसकी, विधवा का जीवन नहीं जीना पड़ा। पति की मौत के अगले दिन ही खुद भी विदा हो गई इस दुनिया से। सभी उसकी अंतिम यात्रा में यही बात कर रहे थे कि देखो पति की मौत के बाद भी चेहरे पर कैसे मुस्कान है। वो बदनसीब आज सभी को मृत्यु के बाद खुश नसीब लग रही थी, और वो जैसे सबकी बातें सुनकर खामोशी से मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।